आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, साधन प्रतिस्थापन की लोच। प्रतिस्थापन की लोच की अवधारणा जे.आर. हिक्स की है। साधनों के अनुपात पूंजी श्रम अनुपात में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल में आनुपातिक परिवर्तन से विभाजित करने पर प्राप्त मान प्रतिस्थापन की लोच कहलाता है। इसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन के लिए सिग्मा चिन्ह काम में लिया जाता है। अब हम इसको अन्य शब्दों में दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, और परिभाषित करने के लिए सबसे पहले हम ये विचार करें कि हम जो उत्पादन फलन काम में लेते हैं उसमें उत्पादन के दो साधन श्रम और पूंजी काम में लेते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए साधन प्रतिस्थापन की लोच को हम ऐसे परिभाषित करें कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप साधनों के अनुपात में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का माप प्रतिस्थापन की लोच कहलाता है, या साधन प्रतिस्थापन की लोच कहलाता है। यहाँ मैंने दर्शाया है सिग्मा इक्वल टू के बाई एल पूंजी श्रम अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन क्यों हुआ है? तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर में आनुपातिक परिवर्तन के कारण। तो एक तो हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसे इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों की सीमांत उत्पादकताओं में आनुपातिक परिवर्तन। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? श्रम और पूंजी। तो साधन श्रम की सीमांत उत्पादकता और साधन पूंजी की सीमांत उत्पादकता में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप या आनुपातिक परिवर्तन के कारण पूंजी श्रम अनुपात में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को प्रतिस्थापन की लोच कह सकते हैं या लोच कहते हैं। तो इस तरह से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। यदि इसको गणितीय स्वरूप प्रदान करें तो जो हमने कहा है, इस बात को मैं लिखना चाहूँ गणित के रूप में, तो ये कहेंगे कि साधनों के अनुपात में जो आनुपातिक परिवर्तन है वो क्या होता है? साधन अनुपात में परिवर्तन, पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन बटा पूंजी श्रम अनुपात या आरंभिक पूंजी श्रम अनुपात। इसको विभाजित करते हैं किससे? तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर में आनुपातिक परिवर्तन, और तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर बराबर क्या होती है? साधनों की सीमांत उत्पादकताओं के अनुपात के बराबर। तो इसको हम इस तरह से लिखें कि साधनों की सीमांत उत्पादकताओं के अनुपात में परिवर्तन बटा साधनों की सीमांत उत्पादकताओं का आरंभिक अनुपात। इस तरह से हम लिखें, या फिर कहें कि डी के बाई एल रेशो बाई के बाई एल रेशो, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम। डी यानी चेंज एफ एल बाई एफ के रेशो बटा एफ एल बाई एफ के रेशो। इसमें परिवर्तन है, चेंज है, और ये आरंभिक है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो परिवर्तन है उसको एक साइड ले लीजिए, तो डी के बाई एल बाई डी एफ एल बाई एफ के इंटू, अब ये देखिए चौथी संख्या ऊपर चली जाती है, तीसरी संख्या भाग में आ जाती है, 1 2 3 और 4, तो ये एफ एल बाई एफ के ऊपर चला जाएगा। तो एफ एल बाई एफ के डिवाइडेड बाई के बाई एल, ये हो गया। ठीक है, इसको हम और अगर सरल करके लिखना चाहें तो देखिए ये 1 2 3 4, ये चौथा ऊपर चला जाएगा। तो L इंटू एफ एल बाई के इंटू एफ के इंटू डी के बाई एल बाई डी एफ एल बाई एफ के। ठीक है, ये हो गया प्रतिस्थापन की लोच या साधन प्रतिस्थापन की लोच। दूसरे रूप ये भी है, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन की लोच बराबर डी
ब्रैकेट log ऑफ k बाई एल रेशो डिवाइडेड बाई d log ऑफ पी एल बाई पी के, प्राइस ऑफ लेबर बाई प्राइस ऑफ कैपिटल। कारण क्या है कि प्रतिस्थापन की वो जो साधनों की सीमांत उत्पादकताएं हैं वो उनकी कीमतों के बराबर होती है, यानी एफ एल बाई एफ के इक्वल टू पी एल बाई पी के। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू ली है। हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो एक तरह से हमारे सामने दो सूत्र आ गए हैं, चाहे हम इसको काम में लें चाहे इसको काम में लें। इस सूत्र के अनुसार सिग्मा साधन प्रतिस्थापन की लोच एल डॉट एफ एल बाई के इंटू एफ के इंटू डी बाई के बाई एल रेशो बाई डी के बाई एल एफ एल बाई एफ के, ये हमारे पास सूत्र आया। ठीक है, ये प्रतिस्थापन की लोच का सूत्र हो गया। प्रतिस्थापन की लोच को परिभाषित किया है और उस परिभाषा के आधार पर एक गणितीय संबंध को निकाल के लाए हैं। अब हम आगे चलते हैं। साधन प्रतिस्थापन की लोच की कुछ विशेषताएं हैं, सामान्य विशेषताएं। उनमें से एक तो यह है कि प्रतिस्थापन की लोच यह दर्शाती है कि उत्पादन के दोनों साधनों को एक दूसरे के स्थान पर कितनी सरलता से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, यानी साधनों के प्रतिस्थापन की संभावना को दर्शाती है। और प्रतिस्थापन की लोच का मान समोत्पाद वक्र की आकृति पर निर्भर करता है, मतलब उसकी आकृति देखकर भी हम बता सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ 3 तरह के समोत्पाद वक्र काम में लिए हैं। ये एक डायग्राम जो हमने काम में लिया है, इसमें मान लीजिए कि समोत्पाद वक्र है जो एक रैखिक रूप हमें उसका मिला है वक्र का। एक्स अक्ष पर श्रम और वाई अक्ष पर पूंजी को दर्शाया है। रेखीय उत्पादन फलन की स्थिति में जो रेखीय समोत्पाद वक्र हमें मिला, तो यहाँ देखिए साधनों का प्रतिस्थापन पूर्ण प्रतिस्थापन की स्थिति है। ये यहाँ प्रतिस्थापन की लोच अनंत होगी उसका मान। उसका कारण क्या है कि जब आप पूंजी के यहाँ लेंगे तो श्रम 0 के बाई एल 0, और मतलब के पूंजी की मात्रा और एल श्रम की मात्रा, इनका अनुपात है जो अनंत होगा। तो ऐसे में प्रतिस्थापन की लोच का मान अनंत होगा, यानी साधन पूर्णतः स्थापन हों तो उस स्थिति में रेखीय उत्पादन हमें समोत्पाद वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, 2 चरम स्थितियां बनती हैं पूर्णतः स्थानापन्न साधनों की और पूर्णतः पूरक साधनों की स्थिति में। जो हमारे पास समोत्पाद वक्र बनते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वक्र की आकृति से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि साधनों में जो स्थानापन्न होने की संभावना कितनी है। पहली स्थिति में हमने देखा है कि यहाँ साधन पूरी तरह से एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास वक्र है वह लियोन्टिफ उत्पादन फलन से लिया है हमने, जो एल आकृति का है। अब एल आकृति की स्थिति में जब समोत्पाद वक्र होगा तो वहाँ पर साधनों का स्थानापन्न बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये पूर्णतः पूरक साधनों की स्थिति में ऐसा होता है और यहाँ साधन प्रतिस्थापन की लोच 0 है, क्योंकि स्थानापन्न तो संभव नहीं है। तो ऐसे में प्रतिस्थापन लोच का मान 0 होगा। इस बात को हालांकि बहुत सटीक तो नहीं, लेकिन एक व्यवहारिक उदाहरण के जरिए आप समझिए। मान लीजिए एक कार है, तो कार में 4 टायर होंगे। कार को चलने के लिए 4 टायरों की आवश्यकता है, तो चारों टायर एक साथ काम में लिए जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि साहब 3 टायर आपने लगा दिया और कार चल पड़ी, इस तरह से नहीं होता है। तो मतलब एक निश्चित मात्रा साधनों की ली जाती है और एक निश्चित अनुपात में उनको लिया जाता है। तो ऐसे में साधनों की प्रतिस्थापन की संभावना वहाँ बिल्कुल भी नहीं होती है। ये स्थिति है जो पूर्ण पूरक साधनों की स्थिति है। और तीसरा जो वक्र हमारे सामने है, यहाँ देखिए इस वक्र में हम देख रहे हैं कि जो समोत्पाद वक्र है ये बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल का है।
ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का है। यह प्रतिस्थापन की लोच, साधन प्रतिस्थापन की लोच का मान 1 होगा। उसका कारण क्या है कि ये जो वक्र है एक तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में होता है। जितना श्रम में वृद्धि होगी उतनी ही पूंजी में कमी होगी। तो साधनों की सीमांत उत्पादकताओं में जो परिवर्तन है जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में साधन अनुपात बदलेगा। तो इसलिए यहाँ प्रतिस्थापन की लोच है जो उसका मान 1 होगा समान अनुपात में बदलने के कारण। तो 3 तरह की संभावनाएं हमारे सामने आती हैं। तो पहली विशेषता प्रतिस्थापन की लोच कि यह है कि यह उत्पादन के दो साधनों के बीच संभावनाओं को प्रतिस्थापन की संभावनाओं को दर्शाती है कि एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन को कितनी आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है कि प्रतिस्थापन लोच आयाम रहित अवधारणा है, डायमेंशनलेस है। इसके माप की कोई इकाई नहीं होती है और यह श्रम और पूंजी के माप की इकाइयों से भी अप्रभावित है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है भाई, इसकी कोई माप की इकाई नहीं है कि मीटर जो है क्विंटल लीटर इस तरह की इकाई कोई है नहीं इसके लिए। और साथ में ये भी है कि श्रम कितनी संख्या में काम में लिया जाए और पूंजी की कितनी मात्रा हो, इन दोनों की अपनी अपनी इकाइयां हैं। श्रम संख्या में व्यक्त किया जाता है, पूंजी जो मुद्रा के रूप में व्यक्त की जाती है। तो इनकी इकाइयों से भी ये प्रभावित नहीं होती है साधन प्रतिस्थापन की लोच। तीसरी जो बात है, तीसरी और अंतिम तीसरी विशेषता के रूप में इसको ले लेते हैं कि प्रतिस्थापन की लोच का मान सममित होता है, सिमेट्रिक होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम किसी समोत्पाद वक्र पर बाएं से दाएं नीचे की ओर जाते हैं तो जो प्रतिस्थापन की लोच का मान होगा वही बाएं से दाएं, दाएं से बाएं यानी नीचे से ऊपर की ओर जाने पर होगा। अब यहाँ हमारे पास में देखिए ये डायग्राम है, इस बात को यहाँ और लिखा है कि जब किसी समोत्पाद वक्र के बिंदु ए से बिंदु बी पर जाया जाए तो प्रतिस्थापन की लोच का मान बिंदु बी से बिंदु ए पर जाने पर जो होगा वो बराबर होगा दोनों ही स्थितियों में। इस बात को इस डायग्राम में मैंने दर्शाया है। एक्स अक्ष पर श्रम और वाई अक्ष पर पूंजी की मात्राओं को, पूंजी की इकाइयों को दर्शाया है। एक समोत्पाद वक्र है। अब देखिए हमने यहाँ दो लंब लिए हैं, एक ओ ए और एक ओ बी। समोत्पाद वक्र पर ये दो हैं। इन बिंदुओं पर जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये समोत्पाद वक्र के ढाल को बताएगा। ठीक है, तो समोत्पाद वक्र का ढाल क्या होता है? साधनों की सीमांत उत्पादकताओं का अनुपात FL/F। अब और इस जो रेखा है इसका ढाल क्या है? पूंजी श्रम अनुपात को बताने वाली रेखा है तो K/L होगा। बिंदु ए पर जो इनका वो दोनों के ढाल समान है। अब यहाँ आप देखिए, वो छोड़िए, खैर यहाँ देखिए कि जब हम बिंदु ए से बिंदु बी पर जाते हैं तो क्या हो रहा है, जो स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है उसके बारे में बात करें तो श्रम की मात्रा बढ़ रही है और पूंजी की मात्रा वो घट रही है। बिंदु ए से बी पर जब हम जा रहे हैं पूंजी घट रहा है तो पूंजी श्रम अनुपात में बदलाव आ रहा है। क्या बदलाव आ रहा है कि पूंजी श्रम अनुपात घट रहा है बिंदु ए से बिंदु बी पर जाने पर। निश्चित रूप से साधनों की सीमांत उत्पादकताओं का अनुपात FL/F भी यहाँ बिंदु ए से बिंदु बी पर जब हम जाते हैं घटेगा, वो ठीक है, और समान अनुपात में घटेगा। तो यही बात कही जा रही कि ऐसा तब भी होगा जब हम बिंदु बी से बिंदु ए पर जाएं, वहाँ साधन अनुपात भी बढ़ेगा और सीमांत उत्पादकताओं का अनुपात का मान भी बढ़ेगा। तो एक तरह से सम्मित होता है, चाहे बिंदु ए से बी पर जाएं चाहे बिंदु बी से ए पर जाएं। चौथी जो बात है साधन प्रतिस्थापन लोच की एक विशेषता के रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। साधन प्रतिस्थापन की लोच का मान
हमेशा धनात्मक होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये होगा साधन प्रतिस्थापन की लोच की अवधारणा और उसकी विशेषताएं। बाकी इससे संबंधित अन्य बातें हैं जो अगले व्याख्यान में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।